जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू डिफेंस मंत्रा। और आज मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया वाले चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट चैप्टर में हमने बात करी थी राजपूत मिलिट्री सिस्टम की। आज उसी वाले फेज में अपन टर्किश मिलिट्री सिस्टम की बात करेंगे। फेज वही है जब तराइन की लड़ाई हुई थी या गजनवी के रेड्स हुए थे, उसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको राजपूत मिलिट्री सिस्टम भी बताया था। अब उसी कॉन्टेक्स्ट में हम राजपूत के राइवल्स यानी कि टर्क्स, उनके मिलिट्री सिस्टम की बात करेंगे। सो आज का टॉपिक है हमारा द टर्किश मिलिट्री सिस्टम विद स्पेशल रेफरेंस टू द फर्स्ट एंड सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। आज के इस पूरे टर्किश मिलिट्री सिस्टम को समझते हुए हमारा जो मुख्य ध्यान केंद्रित रहेगा वो तराइन की पहली और दूसरी लड़ाई के ऊपर रहेगा कि वहाँ एग्जैक्टली क्या हुआ था। वो दो लड़ाइयाँ इसीलिए क्योंकि यही वो दो लड़ाइयाँ थी, पर्टिकुलरली सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, जहाँ से भारत के इतिहास ने एक बहुत बड़ी और लंबी करवट ली थी। पूरी तरह से भारत का इतिहास, भारत की सामाजिक व्यवस्था, भारत की धार्मिक व्यवस्था, बहुत सारे बदलाव हुए थे। तो वो जो लड़ाई है भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाएगा हमेशा। और क्योंकि मोहम्मद गौरी की उसमें जीत हुई थी और वो जो मिलिट्री सिस्टम लेके आया था, उस मिलिट्री सिस्टम में क्या खास था और जो हमारा मिलिट्री सिस्टम था वो मिलिट्री सिस्टम क्यों उसके सामने मुकाबला नहीं कर पाया उस वक्त, ये सब कुछ आज इस लेक्चर के अंदर अपन देखेंगे। मिलिट्री सिस्टम, मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया की सीरीज में। तो सबसे पहले तो जो टर्किश थे, या टर्किश नहीं कहूँगा मैं क्योंकि वो एक्चुअली वो एनाटोलिया से नहीं आए थे, वो सेंट्रल एशिया से आए थे, उनको तुर्क कहते थे। तो जो तुर्क थे और जो राजपूत थे, इन दोनों के बीच में क्या बेसिक डिफरेंसेस थे जियोपॉलिटिकली, सबसे पहले अपन देखते हैं। तो आप एक तरफ देख सकते हो एक तुर्क को, दिस इज अ टर्क, और दूसरी तरफ आप यहाँ पे देख सकते हो एक राजपूत वॉरियर को। जियोपॉलिटिकली अगर देखा जाए तो जो तुर्क आए थे वो तुर्क आते थे हाईलैंड्स ऑफ अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया की तरफ से। तुर्कों का जो आना था भारत में, या जिस एरिया को वो डोमिनेट करते थे, वो कौन सा एरिया था? वो मध्य एशिया और अफगानिस्तान के हाईलैंड्स के इलाके हुआ करते थे, जहाँ पे लोहा बहुत अच्छा मिलता था, जहाँ पे घोड़े बहुत अच्छे मिलते थे। और इसीलिए इनके पास में वेपन के लिए ये दो एलिमेंट्स बहुत यूज़ हुए, एक बहुत अच्छे घोड़े और बहुत बढ़िया क्वालिटी का स्टील के वेपन्स, आर्मर्स, ये सारी चीज़ें, ये एडवांटेज इनको था। दूसरी तरफ जो राजपूत वॉरियर्स थे, राजपूत वॉरियर्स जनरली उस ज़माने में किस एरिया में रूल करते थे? इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में। ये जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स हैं बहुत फर्टाइल होते थे, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता था, यहाँ से रेवेन्यू बहुत अच्छा आता था, पॉपुलेशन यहाँ पे शुरू से ही बहुत अच्छी रही थी। एज अ रिजल्ट ऑफ विच यहाँ पे क्या हुआ था कि इनके पास जो एडवांटेज था, बाकी एडवांटेज भी इनके पास थे, इनके पास भी घोड़े थे, इनके पास में भी अच्छे हथियार थे, पर इनका जो मेन एडवांटेज था वो न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी थी कि इनकी आर्मीज जो होती थी बड़ी लार्ज होती थी। ये इनका बड़ा एडवांटेज होता था। पर मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि लार्ज आर्मीज होती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो लार्ज आर्मीज में से 75% आर्मी पार्शली ट्रेंड होती थी, फुल्ली ट्रेंड नहीं होती थी, और 25% ही ऐसे होते थे जो कंप्लीटली और फुल टाइम रिक्रूटेड होते थे और फुली ट्रेंड होते थे। जबकि तुर्कों के इलाके में एवरीवन हैड टू फाइट। ये लोग कबीलों में रहते थे, छोटी छोटी इनकी पॉपुलेशंस होती थी कबीलों की, तो इन कबीलों में सभी को लड़ना आना ज़रूरी था। पे इंडिया में तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी, तो उस बड़ी पॉपुलेशन से निकाल के सेनाएं बनाई जा सकती थी, बट यहाँ पे छोटे छोटे कबीले होते थे और ये अलग से कोई सेना नहीं लेके आ सकते थे। ये इनकी इतनी पॉपुलेशन नहीं थी कि कुछ को वॉरियर के प्रोफेशन के लिए डाल दें और बाकी खेती करें या जानवर पालें, नहीं, सबको सभी कुछ करना पड़ता था। और वॉरफेयर यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थे। हाईलैंड्स ऑफ अफगानिस्तान के अंदर वॉरफेयर बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थे, बहुत वायलेंट सोसाइटीज़ हुआ करती थी। तो यहाँ पे एवरी वन वॉज अ वॉरियर एंड हैड टू बी ट्रेन्ड वेरी हाई, एट अ वेरी हाई लेवल। यहाँ पे जो आर्मीज थी उनका नंबर बहुत बड़ा होता था। अनफॉर्चुनेटली लेटर राजपूत पीरियड तक आते आते
इनकी ट्रेनिंग जो थी 75% की वो पार्शियल ट्रेनिंग होने लग गई थी। ओनली 25% ऑफ देम वेर कम्प्लीटली ट्रेन बिकॉज इकोनॉमी डाउन हो रही थी। गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन के बाद में ग्रेजुअली इकोनॉमी डाउन हो रही थी। लेटर राजपूत पीरियड तक आते आते इकोनॉमी काफ़ी डाउन हो गई थी। तो ऑल्दो इनके रेवेन्यू अच्छे थे, फर्टाइल एरियाज थे, बड़े पॉपुलेशन थे, बट ये बड़ी आर्मी मेंटेन नहीं कर पाए जैसे गुप्ता पीरियड में थी या जैसे मौर्यन पीरियड में थी। और ये छोटे छोटे कबीले सारे के सारे हाईली ट्रेंड हो जाते थे अपने सर्वाइवल के लिए, अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए। तो ये तो इनके बीच में जियो पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे। लेकिन अब अपन सीधे टर्किश मिलिट्री सिस्टम के ऊपर आएंगे और टर्किश मिलिट्री सिस्टम में अपन ये देखेंगे कि सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। भाई तुर्क सबसे पहले कब आना और कहाँ आना शुरू हुए थे, तो वो है रेड्स ऑफ गजनवी। इसके बारे में भी मैं पिछले टॉपिक में काफ़ी बता चुका हूँ, तो इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि आज टर्किश मिलिट्री सिस्टम को समझते हुए स्पेशल रेफरेंस हम रखेंगे, स्पेशल फोकस रखेंगे फर्स्ट और सेकंड बैटल ऑफ तराइन के ऊपर। बट फिर भी ये ज़रूरी है कि गजनवी किस तरह से आता था, क्या उसका ऑब्जेक्टिव होता था, कैसे उसकी रेड्स होती थी, ये अपन समझें। देखिए, सबसे पहली चीज़, गजनवी का कभी भी ऑब्जेक्टिव इंडिया के अंदर रूल करना नहीं रहा। गजनवी का एक ही ऑब्जेक्टिव था और वो ऑब्जेक्टिव था सेंट्रल एशिया के अंदर अपने किंगडम को, अपने एम्पायर को स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना। और उसके लिए उसको पैसे चाहिए थे, उसको वेल्थ चाहिए थी। और वो वेल्थ अब कैसे कमाता, मतलब क्या क्या करता वो वेल्थ कमाने के लिए? तो लूटपाट करता। अब सेंट्रल एशिया में इतनी वेल्थ नहीं थी, वो कितनी भी लूटपाट कर लेता। तो उसको जो बड़ी आर्मी बनाने के लिए पैसा चाहिए था, उसकी वेल्थ उसको इंडिया से मिल सकती थी। इंडिया में कोई उसको फंडिंग क्यों करेगा? तो उसने लूटपाट करनी शुरू करी और इसी प्रोसेस में उसने भारत में कई रेड्स किए। सबसे पहले उस देखो, ये उसकी थोड़ी क्या होता है कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव वाली भी बात होती है कि इनिशियली वो इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं था कि वो भारत में बहुत इजीली रेड्स कर पाए, क्योंकि ही वाज लिमिटेड अप टू अफगानिस्तान, और वो भी गजनी और उसके आसपास के एरियाज। इवन काबुल तक का एरिया उसके कंट्रोल में नहीं था। काबुल का एरिया, हिंदू कुश के पहाड़, ये सब हिंदू शाही डायनेस्टी के कंट्रोल में आते थे, जिनके रूलर जयपाल थे, एंड ही हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी। बट जैसे कि मैंने कहा कि समटाइम्स फॉर्चून्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन समवंस लाइफ एंड हिज डेस्टिनी। तो यहाँ पे क्या होता है कि गजनवी को एक लड़ाई में जयपाल के अगेंस्ट बहुत बड़ी जीत मिलती। ना सिर्फ एक बहुत बड़ी जीत मिलती, बल्कि ही सक्सीडेड इन टेकिंग जयपाल एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। Although he later released Jaipal, but only after receiving a very heavy ransom from the son of Jaipal, Anandpal. अब इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ तक भी सिचुएशन ठीक थी। ऑल्दो जयपाल ने कुछ इंपॉर्टेंट और स्ट्रैटेजिकल टेरिटरीज हिंदू कुश में लूज कर दी थी इस हार के साथ, बट स्टिल ही वॉज देयर, हिज लीडरशिप, हिज विजन, हिज विजडम वॉज देयर, एंड ही स्टिल हैड अ वेरी लार्ज आर्मी बिहाइंड हिम। बट यहाँ पे जयपाल से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। अब आज हम कह सकते हैं कि मिस्टेक हो गई, बट उस ज़माने के जो कोड ऑफ कंडक्ट थे क्षत्रियों के, वो ऐसे ही होते थे कि जयपाल, बिकॉज ही लॉस्ट अगेंस्ट गजनवी एंड दैट टू ही बिकेम अ प्रिजनर ऑफ वॉर, तो उसको इतना गिल्ट फील हुआ कि रैंसम दे के मुझे छुड़ाया गया और अब क्या मेरी इज्जत रह गई। तो उसने सेल्फ इमोलेशन कर लिया, खुद को जला लिया और अपने आप को ख़त्म कर लिया ह्यूमिलिएशन में। इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि गजनवी का जो एक अकेला, ये तो देखो जयपाल की हार हो गई थी, इट वॉज जस्ट अ बैड डे फॉर हिम दैट ही वॉज डिफीटेड, बट ये रोज़ रोज़ पॉसिबल नहीं था कि हर बार गजनवी उसको हरा दे। लेकिन अब जयपाल ने रिलीज़ होने के बाद में जो सेल्फ इमोलेशन कर लिया और अपने आप को ख़त्म कर लिया जला के, तो उसके बाद जो आखिरी रेजिस्टेंस हो सकता था कोई गजनवी के लिए, वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। जयपाल के बेटे आनंदपाल और उसके बाद आने वाला त्रिलोचन पाल, they were not wise enough, they were not clever enough, they were not maybe not competent enough to take on Ghaznavi, someone like the general of that level which Ghaznavi was. सिर्फ जयपाल ही था जो उसको रोक सकता था, बट जयपाल ने आत्मदाह कर लिया और गजनवी का इससे मोराल बहुत बूस्ट हुआ। एक तो एनिमी को हरा दिया,
ऊपर से उससे बहुत सारा रैंसम ले लिया, ऊपर से उसकी बहुत सारी टेरिटरीज ले ली, और उसको जब छोड़ दिया तो एनीमे ने खुद को मार लिया। तो गजनवी के तो दोनों हाथों में लड्डू आ गए। तो ये जो सिचुएशन थी, यहाँ पे गजनवी के लिए फेवरेबिलिटी बनी कि ही कुड लैंड इनटू द प्लेन्स ऑफ पंजाब नाउ। अब वो पंजाब के मैदानों में उतर सकता था। और एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, ऐसा नहीं था कि जयपाल के बेटों ने इजीली गिव अप कर दिया था। आनंदपाल और त्रिलोचन पाल लंबे समय तक लड़ते रहे, बट ग्रेजुअली और काफ़ी जल्दी जल्दी गजनवी स्टार्टेड होल्डिंग मोर एंड मोर टेरिटरीज। और जो आज का पूरा नॉर्दर्न पाकिस्तान का इलाका है, जिसमें एक बहुत बड़ा इलाका पंजाब का है, जो अब पाकिस्तान में जिसको वेस्ट पंजाब बोलते, वो पूरा गजनवी ने जीत लिया। और ये वो मिलिट्री बेस बना गजनवी का, जहां से वो मेन लैंड इंडिया के वेल्दी टाउन्स के अंदर रेड्स कर सकता था। क्योंकि उसको रेड करके वापस कहाँ तक जाना है भाई? अगर वो दिल्ली पे रेड कर रहा है, तो दिल्ली पे रेड करके उसको वापस सिर्फ लाहौर तक ही जाना है, उसको काबुल तक नहीं जाना था, क्योंकि लाहौर तक उसकी हुकूमत आ गई थी। तो उसका जो सेफ हेवन था वो लाहौर में था, पंजाब में। तो वो तो बहुत सिंपल रेड करता फटाफट। अचानक अब लाहौर से दिल्ली वो देखा जाए मिलिट्री एक्सपेडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कोई बहुत दूर नहीं है, और कोई रेजिस्टेंस भी नहीं, कोई पहाड़ भी नहीं है, कि कोई घने जंगल भी नहीं है, सीधे रास्ते, फ्लैट एरिया, पूरा मैदानी इलाका। तो इसीलिए उसने बार बार हमले किए उत्तर भारत में, क्योंकि उसको पता था कि मैं बहुत तेज़ी से पहुंच सकता हूँ, अटैक कर सकता हूँ, जितना मुझे प्लंडर करना है मैं प्लंडर कर सकता हूँ, और मेरे को वापस भाग के बहुत दूर नहीं जाना है, लाहौर तक ही जाना है। लाहौर तक ऑलरेडी मेरा किंगडम है, ऑलरेडी मेरा एम्पायर है, वहाँ पे मेरे सेफ हेवन्स बने हुए हैं, वहाँ पे कोई इंडियंस नहीं आ पाएंगे मुझे चेज करते हुए। और इसीलिए उसने 998 एडी से लेके 1025 एडी के बीच में कई रेड्स करी भारत में। ये मैं चैप्टर में भी बता चुका हूँ आपको, और पिछले सेशन में भी बता चुका हूँ। इतनी रेड्स करी उसने। थानेश्वर में रेड करी, जो प्रेजेंट डे हरियाणा में है। दिल्ली में रेड करी। दिल्ली तो खैर उस समय बहुत बड़ा टाउन नहीं हुआ करता था, पर हाँ था, उधर भी रेड करी उसने। मथुरा एक बहुत बड़ा शहर हुआ करता था, वहाँ पे रेड्स करी। कन्नौज तक जाके रेड्स करी। नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में कलिंजर, बुंदेलखंड के इलाके तक आके रेड्स करी। और इतना उसको कॉन्फिडेंस बढ़ गया था कि एक रेड उसने मुल्तान के रास्ते आगे बढ़ के साउथ राजस्थान के अरावली को पार करके सोमनाथ पे भी करी, गुजरात में। और सारी रेड्स सक्सेसफुल थी। स्ट्रैटेजी क्या थी? स्ट्रैटेजी ये थी, अचानक हमला करो, और इंडियन रूलर इससे पहले कि इकट्ठे हो सके काउंटर अटैक करने के लिए, हमला करो किसी एक शहर को टारगेट करके, उसको जितना हो सके लूट लो, और लूट का माल लेके फटाफट निकल जाओ। एक बार में करोड़ों कमाने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे करके लाखों कमाओ, अलग अलग टाउन पे अचानक हमले करके। इंडिया का या राजपूतों का मिलिट्री सिस्टम ऐसा था, जो छोटी आर्मीज होती थी, और वो भी उनके पूरे किंगडम में स्कैटर्ड होती थी। और किसी एक पॉइंट पे जब ये हमला करते थे तुर्क, तो सारी आर्मी इकट्ठी मोबिलाइज होकर वहाँ पे जल्दी से नहीं पहुँच पाती थी। तब तक वो उस टाउन को लूटपाट करके वापस चले जाते थे। बाय द टाइम हमारी आर्मीज इकट्ठी होती होगी, तब तक ये जा चुके होते थे। इंडियन रूलर्स एक दूसरे के राइवल्स थे, और एक दूसरे की मदद के लिए अक्सर नहीं आते थे। जब किसी एक किंगडम पे हमला होता था तो दूसरे मदद के लिए नहीं आते थे, या अपनी बॉर्डर्स को और सिक्योर करने की कोशिश करते थे कि कहीं ये हमारे यहाँ नहीं आ जाए, तो एक दूसरे की हेल्प भी नहीं करते थे। और खुद की आर्मी इतनी स्कैटर्ड होती थी कि एक साथ हमला नहीं कर पाते थे समय रहते। और इसी का फ़ायदा तुर्कों ने इनिशियली उठाया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गजनवी, और भारत के कई शहरों के ऊपर हमले करके रेड्स करी, और रेड्स करके खूब सारी वेल्थ एक्यूमुलेट करी, जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था गजनवी का। और इस तरह से तुर्कों के हमले पहली बार भारत में ना सिर्फ शुरू हुए बल्कि सक्सेसफुल भी हुए। लेकिन उसके बाद जब अपन देखते हैं कि गजनवी का भांजा सालार मसूद आता है हमला करने के लिए, तो मैंने राजपूत मिलिट्री सिस्टम में बताया था कि वो बहुत बुरी तरह से हार जाता है। वजह ये होती कि वो हमला करके भागता नहीं है, वो यहीं रुक जाता है, और यहीं रुक के काफ़ी समय दे देता है इंडियंस को कॉन्फेडरेसी बनाने का।
राजा सुहेलदेव कॉन्फेडरेसी बना के बहराइच की लड़ाई में उसको बुरी तरह से डिफीट करते। और ये तुर्कों का एक बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि वो इंडियंस की स्ट्रेंथ के हिसाब से प्ले कर गए थे। इंडियंस की स्ट्रेंथ काहे में थी? इंडियंस की स्ट्रेंथ थी आमने सामने की लड़ाई में, क्योंकि न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी थी, अपने इलाके में लड़ाई हो रही होती थी, और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ही हमारे वॉरियर्स ट्रेंड होते थे। तो ये बहुत आइडियल होता था इंडियंस के लिए कि आमने सामने की लड़ाई हो जाए, और वो मौका उसने दे दिया, सालार मसूद ने। इसने, गजनवी ने कभी ये मौका नहीं दिया, तो ये हमेशा सक्सेसफुल रहा। सालार मसूद ने ये मौका दिया, वो हार गया। और फिर कई सालों तक, कई डिकेड्स तक तुर्कों के कोई हमले भारत के ऊपर नहीं हुए। फिर मोहम्मद गौरी के हमले हुए, और मोहम्मद गौरी को काफ़ी सक्सेस मिली इनिशियल 2 फेलियर्स के बाद। तो अब अपन उस लड़ाई के ऊपर आएंगे, लेकिन उससे पहले अब मैं टर्किश मिलिट्री सिस्टम के कुछ की पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ कि क्या होता था टर्किश मिलिट्री सिस्टम में, क्या उसके फीचर्स होते थे, क्या उनके टैक्टिकल एडवांटेजेस होते थे जो हमारे यहाँ पे नहीं होते थे। तो आइए देखना शुरू करते हैं उसको। सबसे पहला टैक्टिकल एडवांटेज होता था माउंटेड आर्चर्स। मैंने मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया की इस सीरीज़ में आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के चैप्टर में बताया था कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इस माउंटेड आर्चरी के आर्ट का इम्पोर्टेंस समझ लिया था कि अगर ईरान के और सेंट्रल एशिया के और अफ़गानिस्तान के राइवल्स से, वॉरियर्स से लड़ना है, तो जिस तरह से ये लोग स्विफ्ट मैन्यूवर्स करते हैं हॉर्स बैक के ऊपर बैठ के, तो उस तरह के स्विफ्ट मैन्यूवर्स अपनी आर्मी को भी सिखाने पड़ेंगे। और हॉर्स बैक के ऊपर बैठकर बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आर्चरी, ये भी बहुत ज़रूरी होगी सीखना। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को रियलाइज़ हुआ था, और उसने अपनी आर्मी को ट्रेन भी किया था उस तरह से, और इसीलिए उनको उसके गोल्ड कॉइन्स मिलते, आर्चर टाइप ऑफ कॉइन्स, जो माउंटेड आर्चरी यानी कि घोड़े के ऊपर बैठ के तीरंदाजी की कला को दिखाता है, जो उसने विकसित करी थी उस समय, क्योंकि उसके पास विजन था और उसके पास रिसोर्सेज थी। अनफॉर्चुनेटली ये विजन लूज हो गया समवेयर डाउन द लाइन। और ये सेंट्रल एशिया के वॉरियर्स का तो एक ट्रेडमार्क हमेशा से ही रहा था। तो ये टैक्टिकल एडवांटेज उनको अभी भी था कि उनके वॉरियर्स जो होते थे, घोड़े के ऊपर बैठ के छोटे धनुषों से, अभी मैं बताऊंगा कैसे धनुष होते थे इनके पास में, तीरंदाजी कर सकते थे। अब जैसे घोड़े के ऊपर बैठ के जब आप एरो शूट करते हो, तो अगर आप उसी डायरेक्शन में एरो शूट कर रहे हो जिस डायरेक्शन में घोड़ा भाग रहा है, तो आपको एरो की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और ज़्यादा इम्पैक्ट के साथ में तीर लगेगा। और इवन अगर आप एनिमी से दूर भी भाग रहे हो, तो भी इनके पास में एक कला होती थी कि पूरा पीछे टर्न अराउंड होके भी तीर चला सकते थे। इस तरह की आर्ट को मिलिट्री हिस्ट्री में कहते हैं पार्थियन शॉट। जब तेज़ रफ्तार घोड़े के ऊपर बैठ के कोई राइडर पूरा पीछे टर्न हो जाता है, और पीछे टर्न होके बिना देखे भी तीर चला सकता है, देख के भी चला सकता है, हेड भी टर्न कर सकता है, और बिना हेड टर्न करे भी तीर चला सकता है। तो ये इनको रिट्रीट करने में बहुत हेल्प करता था। ये जो पार्थियन शॉट की टैक्टिक्स थी, ये रिट्रीट करती हुई आर्मी को नुकसान पहुंचाने से बचाती थी, क्योंकि आप रिट्रीट कर रहे हो और मैं आपका पीछा कर रहा हूँ, तो आपकी जो बैक है उसको मैं हिट कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप आपकी बैक को प्रोटेक्ट कर रहे हो लगातार एरो शॉट करते हुए, तो मैं फ्रीली आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, क्योंकि आप भाग भी रहे हो और मेरे ऊपर एरोज भी शूट कर रहे हो, तो मेरा जो एडवांस है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ये जो पार्थियन शॉट की टैक्टिक्स थी इनकी, बहुत ज़बरदस्त होती थी। अनफॉर्चुनेटली इस तरह की टैक्टिक्स भारत में यूज़ नहीं आती थी, क्योंकि भारत में तो भागना बुरा ही माना जाता था। बैटलफील्ड से भागना तो भारत में बहुत बुरा माना जाता था, कि विजय या वीरगति का कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पे ऐसा नहीं था विजय या वीरगति, यहाँ पे विजय का कॉन्सेप्ट था, नई विजय हो पाए तो भागो का कॉन्सेप्ट था कि अगली बार आके फिर लड़ेंगे अपन, बचेंगे तो फिर लड़ लेंगे आगे आके, पर अभी बच जाओ, या तो जीतो या जिंदा रहो का कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। और भारत में विजय या वीर गति का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऑपोजिट था। हालांकि मैं विजय या वीर गति के कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ जो फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस हैं दोनों मिलिट्री सिस्टम्स के वो बता रहा हूँ आपको। विजय वीर गति का कॉन्सेप्ट भी बहुत इम्पैक्टफुल होता है,
लड़ाई के अंदर, क्योंकि फिर जिस इंटेंसिटी के साथ वॉरियर लड़ने जाता है, जब वो विजय या वीर गति सोच के जाता है, तो वो इंटेंसिटी बहुत खतरनाक होती है। बट मिलिट्री सिस्टम के डिफरेंसेस बता रहा हूँ, तो मैं इनका बता रहा हूँ, इनकी फिलॉसफी अलग होती थी। भागो, जिंदा रहो, या तो जीतो, और अगर नहीं जीत पाए तो भागो और जिंदा रहो। ये इनका कॉन्सेप्ट था, और इसमें जो पार्थियन शॉट था, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। आई होप आप थोड़ा विजुअलाइज कर पा रहे होंगे कि एक भागती हुई तुर्क आर्मी जिसका पीछा करके हम उसको डेथ ब्लो दे सकते थे, लेकिन वो भागती हुई तुर्किश या भागती हुई तुर्क सेना पीछे मुड़ के तीर चला रही है और हमको आगे बढ़ने से रोक रही है, ताकि वो सेफ जगह चले जाए, जो उनका सेफ हेवन है, वहाँ पे वो पहुँच जाए और वो अगले दिन लड़ने के लिए भी ज़िंदा रहे। तो ये इनका एक टैक्टिक था माउंटेड आर्चरी का। और इसमें जो घोड़े यूज़ होते थे वो तुर्कमान घोड़े होते थे। ये जो तुर्कमान घोड़े होते थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये वाला घोड़ा तुर्कमान घोड़ा, ये तुर्कमान घोड़ा नहीं है। तुर्कमान घोड़ा पतला होता है, लंबा होता है। तुर्कमान घोड़ा अच्छी तेज़ रफ्तार में दौड़ता है, मतलब उसका शॉर्ट डिस्टेंस में पिकअप बहुत अच्छा होता है, और लॉन्ग डिस्टेंस तक मीडियम स्पीड से वो दौड़ सकता है। शॉर्ट डिस्टेंस में बहुत तेज़ पिकअप होता है उसका, लॉन्ग डिस्टेंस मीडियम स्पीड से वो दौड़ सकता है, और बहुत हाई एंड्योरेंस का घोड़ा होता है। रूखी सूखी घास खा के कई कई दिनों तक चल सकता था। तो इनके जो मिलिट्री एक्सपीडिशंस होते थे तुर्कों के, उसके हिसाब से तुर्कमान घोड़ा बहुत फेवरेबल होता था। और ये भी इनके टैक्टिकल एडवांटेज में एक खास बात है, तुर्कमान घोड़ा। ये बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि वो जो मोटरसाइकिल्स आती है ना, जो तेज़ पिकअप वाली मोटरसाइकिल्स होती है, जो पहला गियर लगा के क्लच छोड़ते सट्ट से आगे निकलती, वैसे होते थे तुर्कमान घोड़े। और एक अरबी घोड़े होते थे। अरबी घोड़े बड़े शक्तिशाली घोड़े होते थे, वो रॉयल इनफील्ड की तरह होते थे। तो वो कैसे होते थे भाई, आप उनको बहुत लंबे लंबे समय तक चलाओ, मजबूत होते थे, ऊंचे होते थे, पावरफुल होते थे, और लंबे डिस्टेंसेस तक अच्छी स्पीड मेंटेन करके भाग सकते थे। पर उसमें वो पिकअप नहीं होता था जैसा इसमें होता था। रॉयल एनफील्ड में, बुलेट में वैसा पिकअप नहीं होता ना, जैसा कोई और दूसरी रेसिंग बाइक में होता है। तो वो अरबी घोड़े होते थे। और भारत के घोड़े कैसे होते थे, तो मैं उनको कंपेयर करूँगा स्प्लेंडर से, पैशन से, और कौन कौन सी होती, सीडी डॉन से, कि ये घोड़े यहाँ के लिए बने हुए होते थे। यहीं के घोड़े होते थे, यहाँ के लिए बने हुए होते थे, बहुत लॉयल होते थे, बहुत ज़्यादा लॉयल होते थे, अपने सवार को ऐसे छोड़ते नहीं थे बैटलफील्ड में, अपने सवार से बहुत अच्छे से कनेक्टेड रहते थे, समझदार बहुत होते थे। भारत के घोड़े, मारवाड़ी घोड़े, काठियावाड़ी घोड़े, अपने सवार के इंटेंशन को समझते थे और उसके इंटेंशन को देखते हुए उसको रिस्पॉन्ड करते थे, लॉयल बहुत होते थे। और जैसे कि जिन गाड़ियों को नाम मैंने लिया, उन्हीं की तरह एवरेज भी अच्छा देते थे। लिमिटेड खाने में बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस ये भी ट्रैवल कर लेते थे। बट तुर्कोमान घोड़ों की एक खास बात थी, पिकअप। तो वो पिकअप जैसे स्प्लेंडर में नहीं होता है, पैशन में नहीं होता है, पता नहीं अभी ये पैशन आती कि नहीं आती, बट हाँ, आप समझ गए होंगे। और एक R15 है, तो ये R15 थे। और हमारे जो घोड़े थे वो पैशन और स्प्लेंडर की तरह थे, उनकी अपनी यूनिकनेस थी। बट मिलिट्री सिस्टम में एक एडवांटेज इनको था, वो तेज रफ्तार पिकअप वाला एडवांटेज। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ गए होंगे आप। अब इसी में एक और पॉइंट मैं ऐड करके आपको बताता हूँ, और वो है आयरन स्टायरप्स। आप देख सकते हो, ये आपने देखा होगा, आप कहीं पिकनिक के लिए गए होंगे, तो वहाँ पे कोई घोड़े वाले खड़े रहते, बोलते कि घोड़े के ऊपर बैठ के फ़ोटो खिंचवाओ। ये आपने कभी ना कभी किया होगा, देखा होगा, या कोई सही में घोड़ा चलाना जानता है या घोड़ा चलाया है, तो वो भी ये बात जानता होगा कि ये फुटरेस्ट जिसको अपन बोलते हैं, अपन अपनी मोटरसाइकिल चलाते हैं या एक्टिवा वगैरह जैसी चीज़ें चलाते हैं, तो इसमें फुटरेस्ट होते हैं जिस पे अपन अपना पाँव रखते हैं, या पीछे बैठने वाला उसका पाँव रखता है। तो ऐसे ही घोड़े के अंदर ये फुटरेस्ट होते थे, इसको आयरन स्टायरप्स बोलते थे। ये जो टर्किश मिलिट्री सिस्टम के अंदर एक छोटा सा इनोवेशन था ना, ये बहुत इनको एडवांटेज देता था। अगर ये नहीं होता तो ये होना बहुत मुश्किल था। अब आप सोच सकते हो कि आप एक घोड़े के ऊपर बैठे हो
अब भारत में घोड़े के ऊपर आसन लगा के उसके ऊपर बैठ जाते थे और घोड़े को आगे बढ़ाते थे। और घोड़े के ऊपर जो अपनी ग्रिप होती थी वो अपनी थाईज से बनाई जाती थी। लेकिन मध्य एशिया के वॉरियर्स ने, क्योंकि वो घोड़े के ऊपर बहुत लंबा ट्रैवल करते थे और बहुत मैन्यूवरेबिलिटी करते थे बैटलफील्ड के अंदर, तो उन्होंने ये महसूस किया कि अगर पाँव को सपोर्ट मिल जाए तो घोड़े के ऊपर पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी और इसके ऊपर खड़े भी हुआ जा सकता है। जैसे हिमालयन आती है ना एक मोटरसाइकिल, अब हिमालयन मोटरसाइकिल ऐसी बनाई गई है कि आप उसको चलाते हो उसके ऊपर पूरे खड़े हो सकते हो। जिन्होंने चलाई है वो जानते हैं। और अदरवाइज भी आप कोई सी भी मोटरसाइकिल चला के उसके ऊपर खड़े हो सकते हो। कैसे खड़े होगे? क्योंकि फुट रेस्ट होता है। तो वैसे इन घोड़ों के ऊपर जो ये आयरन स्टायरप्स होते थे, इसके ऊपर अंदर पाँव फंसा के आप इस पर पूरे खड़े हो सकते थे। इससे क्या होता है? देखो, खड़े होना ज़रूरी नहीं है। एक बार आपके पाँव फिक्स हो गए तो आपके घोड़े के ऊपर पकड़ बनी रहेगी, बैलेंस बना रहेगा। अब आपके दोनों हाथ फ्री हो चुके और इन दोनों हाथों का यूज़ आप कर सकते हो एरो शूट करने के लिए। ये एडवांटेज देते थे आयरन स्टायरप्स। जो मैंने बोला ना, पार्थियन शॉट, कि पूरे पीछे घूम गए। अब आप इमेजिन करो कि आपके पाँवों को सपोर्ट नहीं है और आप प्रॉपरली फिक्स्ड नहीं हो घोड़े के ऊपर, और आप पीछे पलटे और आपने तीर चलाया और गलती से गिर गए, तो दुश्मन पहले तो बहुत हंसेगा आपके ऊपर और फिर आपको मार भी डालेगा। लेकिन अगर आपके पाँव फिक्स्ड है तो घोड़े से आपका कनेक्शन हिलने नहीं वाला, टूटने नहीं वाला। तब आप ये मैन्यूवरेबिलिटी कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी शो कर सकते हो कि टेढ़े हो गए, बांके हो गए और तीर चला दिया, या खड़े होके दूर तीर चला दिया। ये सब तब कर सकते हो जब आपके पाँव फिक्स्ड हो घोड़े के साथ। तो ये छोटा सा इनोवेशन था, बट एक्चुअली जब लड़ाई होती है, अब आप खुद इमेजिन करो कि आप घोड़े पे बैठे हो, आपका एक राइवल भी घोड़े पे बैठा है। मान लो आप पोलो का मैच खेल रहे हो, आपके राइवल के पास में आयरन स्टायरप है, आपके पास आयरन स्टायरप नहीं है। अब आप खुद सोचो कि पोलो के मैच में किसको एडवांटेज होगा? ऑब्वियसली आपके राइवल को, क्योंकि उसके पाँव फिक्स्ड है और उसका बैलेंस बहुत स्ट्रांग है घोड़े के ऊपर, और आपको बहुत एनर्जी लगानी पड़ रही है, एफर्ट लगाना पड़ रहा है सिर्फ बैलेंस बनाने के लिए। तो आप अपने हाथों का उतना अच्छा यूज़ नहीं कर सकते हो जितना कि आपका राइवल कर सकता है फ्रीली। तो ये समझ गए आप, ये छोटा सा इनोवेशन जो तुर्कों का था वो हमारे यहाँ पे नहीं होता था। और ये एक डिसएडवांटेज था हमारा। जब घोड़े के ऊपर बैठ के लड़ने की बारी आती थी और मैन्यूवर्स की बात आती थी, या तेज़ रफ्तार घोड़ा दौड़ाने की बात आती थी, या घोड़े के ऊपर बैठ के फ्लेक्सिबली अपने हाथों को यूज़ करने की बात आती थी, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास में माइनस हो जाती थी और तुर्कों के पास में ये सारी चीज़ें रहती थी। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद तीसरा टैक्टिकल एडवांटेज इनके पास होता था, वो इनके कॉम्पोजिट बोज होते थे। अब आप घोड़े के ऊपर बैठ के अगर धनुष बाण का यूज़ कर रहे हो तो आप लंबे धनुष बाण का यूज़ नहीं कर सकते। यू कैन नॉट यूज़ अ 5 और 6 फीट लॉन्ग बो एंड 3 3 और 4 4 फीट्स लॉन्ग एरोस। आपको चाहिए छोटा धनुष और छोटे तीर जो आप कैरी कर सको इजीली और जिसको चला सको आप। वरना आप बहुत लंबा धनुष चलाओगे तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आधा धनुष तो घोड़े की बॉडी के नीचे चला जाएगा और आधा उसके ऊपर रहेगा। तो जब आप पीछे खींचोगे तीर को तो ठीक से खिंचाएगा ही नहीं तीर, घोड़े की बॉडी उसके इसको रोक देगी, धनुष की इस डोरी को, रेजिस्टेंस आ जाएगा उसमें। लेकिन अगर तीर आपका धनुष छोटा है तो आप उसको हवा में लोगे जब, तो घोड़े की पूरी बॉडी से ऊपर आ जाएगा वो। फिर आप उसको पीछे खींचोगे तीर को तो वो पूरा पीछे खिंचाएगा, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है उसको घोड़े की बॉडी का। तो इसीलिए इनको ऐसे धनुष बनाने पड़े थे जो छोटे हों। अब छोटा धनुष बनाएंगे तो ऐसा तो नहीं कि उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, तो इसीलिए इन्होंने एक ऐसे तरीके धनुष डेवलप किया जो छोटा होता था लेकिन रेंज उसकी बहुत लॉन्ग होती थी। और वो लॉन्ग रेंज कैसे अचीव करते थे? वो लॉन्ग रेंज अचीव करते थे, जानवरों के सींग का यूज़ करते थे, सॉफ्ट वुड्स का यूज़ करते थे जो फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट वुड से इजीली टूटती नहीं और लाइट वेट भी होती है, और साइन्यू का यूज़ करते थे। सिन्यू का मतलब होता है जो जानवर होते थे, जानवरों की बॉडी में मोटी मोटी जो नसें होती थी, पतली नसें नहीं, जानवरों की बॉडी में जो मोटी नसें होती थी। जैसे अपने पैर में, अब मैं कैसे बताऊँ, पैर मेरा बहुत नीचे कैमरा तक आ भी नहीं पाएगा, बट ठीक है,
आप इमेजिन कर सकते हैं आपकी एड़ी से एक नस निकली हुई होती है जो आपके लिम्स में पीछे जाती है। अगर आप अभी हाथ लगा के देखोगे तो आपकी एड़ी से बिल्कुल एक नस निकलती है जो सीधी जाती है आपके लिम्स तक। ये इस तरह की जो नसें होती थी, वो नसों का यूज़ किया जाता था फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए। जानवरों को तो ये पालते ही थे बहुत सारे, तो उन जानवरों को मारने के बाद उनके बॉडी पार्ट्स की एक एक बॉडी पार्ट का यूज़ करते थे, तो ये साइनिव का भी यूज़ करते थे और इसको यहाँ से टाई करते थे फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए, और जानवरों के सींगों का यूज़ करते थे इस तरफ और इस तरफ, और यहाँ पे बीच में जो है या तो कोई फ्लेक्सिबल लकड़ी लगाते थे या जानवर की नस लगाते थे ताकि वो फ्लेक्सिबिलिटी आ पाए। द होल आइडिया वॉज कि जब इसको पीछे खींचें तो ये दोनों हिस्से बहुत फ्लेक्सिबल हो जाए, बहुत पीछे तक आ जाए, कि जितने पीछे ये आएंगे उतना ही दूर तीर जाएगा, उतनी रेंज अच्छी होगी उस तीर की। तो इस तरह के कॉम्पोजिट बोज इन्होंने बनाए। ये उस समय का एक बहुत बड़ा मिलिट्री इनोवेशन था, कॉम्पोजिट बोज, जो घोड़े के ऊपर बैठ के युद्ध लड़ने के लिए एकदम उपयुक्त था और सेंट्रल एशिया का ट्रेडमार्क था। जिन तुर्क मिलिट्री सिस्टम की अपन बात कर रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। आप अपने एनिमी को 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर दूर से स्ट्राइक कर सकते थे। एनिमी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत मास्टर है, वो तलवार बहुत अच्छी चला लेगा, लेकिन वो तलवार का यूज तब कर पाएगा जब आपके क्लोज आएगा। अगर आपने उसको दूर से ही शूट कर दिया तो वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट जिसमें वो माहिर है वो कर ही नहीं पाएगा। तो ये जो एलिमेंट है टर्किश मिलिट्री सिस्टम का, वो बहुत मेजर एलिमेंट है जो इंडियंस के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव प्रूव होता है तुर्कों के लिए। अब अपन बात करते हैं कि कोर फीचर क्या थे तुर्कों के मिलिट्री सिस्टम के। मतलब अभी तो अपन ने इनके वेपन्स की बात करी, अब अपन इनकी स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स की बात करेंगे कि किस तरह से स्ट्रैटेजिकली और टैक्टिकली ये लड़ाई करते थे। तो पहला है सेंट्रलाइज्ड कमांड। देखिए, राजपूतों में क्या होता था, हाँ एक राजा होता था लेकिन वो सेंट्रल कमांड नहीं होता था या वो टॉप कमांड नहीं होता था। मतलब टॉप कमांड होता था बट वो कनेक्टेड नहीं होता था दूसरे सामंतों से। हर सामंत अपने आप में ऑटोनॉमस होता था और राजपूतों के लीनियर प्लेसमेंट, जो इनके बैटलफील्ड में प्लेसमेंट होते थे आर्मी के, उसमें एक लीनियरली अपनी कहीं किसी जगह पे खड़ा होता था एंड ही वॉज फ्री टू फाइट बाय हिज ओन मेथड्स। वो अपने तरीके से लड़ने के लिए आज़ाद होता था। क्योंकि राजपूत लड़ते थे तो जनरली वो आमने सामने की लड़ाई लड़ते थे, तो ज़्यादा प्लानिंग नहीं करते थे। ऑब्जेक्टिव एक ही होता था, एनिमी से कांटेक्ट इस्टेब्लिश करना और उनके ऊपर टूट पड़ना और फिर विजय या वीरगति। तो इसमें ज़्यादा प्लानिंग नहीं होती, तो इसलिए एक सिंगल कमांड और उसके अंडर में सब ऑर्डर्स फॉलो हो रहे, वो इतना नहीं होता था प्रैक्टिस। पर तुर्कों में क्या होता था, ये लोग नियम से लड़ते थे। नियम से मेरा मतलब, नियम मतलब वो नियम नहीं, एथोस नहीं, नियम से मेरा मतलब है कि प्लानिंग से लड़ते थे। इनकी लड़ाई का एक ऑब्जेक्टिव होता था, दुश्मन के राइट फ्लैंक पे अटैक करना है या दुश्मन के लेफ्ट फ्लैंक पे अटैक करना है, वहाँ से गैप क्रिएट करना है, या दूर रह के सिर्फ एरो शूट करके वापस निकल जाना है, या दुश्मन के सेंटर पे भीषण अटैक करना है। तो जो भी इनका ऑब्जेक्टिव होता था, तो पूरी इनकी आर्मी उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनाइज्ड और कोऑर्डिनेटेड होकर लड़ती थी। ये इसका मतलब है सेंट्रलाइज्ड कमांड का। और इंडिया में क्या होता था, इंडिया में ये होता था कि आप ये रहे, वो रहा दुश्मन, मारो उसको। वो बहुत ज़्यादा चालाक और चतुर प्लानिंग उस समय नहीं करते थे। दूसरा, द ममलक इंस्टीट्यूशन, यूज ऑफ एलीट टर्किश स्लेव वॉरियर्स हु वे ट्रेंड फ्रॉम चाइल्डहुड इन स्टेट क्राफ्ट एंड वॉरफेयर। ये एक ऐसा सिस्टम था जो सेंट्रल एशिया के अंदर लॉयल्टी बहुत ज़्यादा इंश्योर करता था। हालांकि लॉयल्टी की कमी भारत में भी नहीं थी, बट ठीक है, ये उनके मिलिट्री सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तो इसको बताना ज़रूरी है। भले ही इस मामले में उनको कोई बहुत एडवांटेज नहीं हो हमारे ऊपर, बट इनका एक ऐसा सिस्टम था जो मैं चैप्टर में भी बता चुका हूँ कि सेंट्रल एशिया की सोसाइटी में किसी वॉरफेयर में अगर कोई कबीला मर जाता था या उसके बड़े मर जाते थे
बच्चे बचे हुए रहते थे तो दूसरे कबीले के सरदार उन बच्चों को ले जाते थे अपने साथ और उनको पाल पोस के बड़ा करते थे, उनको मिलिट्री ट्रेनिंग देते थे और अपनी सर्विस में उनको लगा भी लेते थे, एम्प्लॉय भी कर लेते थे। और ये जो बच्चे जिनको बचपन से उन्होंने पाला होता था, अच्छी ट्रेनिंग दी होती थी, अच्छी परवरिश दी होती थी, ये बच्चे बड़े होके उस वॉर लॉर्ड के लॉयल हो जाते थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम था। किसी भी तुर्क कमांडर की या किसी भी तुर्क सुल्तान की आर्मी में ऐसे बहुत सारे स्लेव जनरल्स होते थे जो बहुत लॉयली उसको सर्व करते थे। तो इसका एडवांटेज कहाँ पे होता है? जैसे तराइन की पहली लड़ाई। अब तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गौरी ऑलमोस्ट मर गया था। तो उस समय उसका एक स्लेव जनरल या उसका एक स्लेव कमांडर उसको अपने घोड़े पे डाल के बिठा के ले जाता है और बचा लेता है उसको। तो वो बच जाता है तो तराइन की दूसरी लड़ाई हो पाती है और गौरी जीतता है। और जो मैं कह रहा हूँ कि भारत का इतिहास बदलता है वगैरह वगैरह, वो सब तब हुआ जब उसको एक उसके स्लेव जनरल ने बचाया, स्लेव कमांडर ने बचाया। तो ये भी उनके मिलिट्री सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट माना गया था। तीसरा है टेक्टिकल मोबिलिटी, अबिलिटी टू स्ट्राइक एंड रिट्रीट। इसके बारे में भी मैं बात कर चुका हूँ, फिर बताता हूँ मैं आपको। अगेन, तेज रफ्तार घोड़े, पिकअप वाले घोड़े बहुत तेजी से गैलोपिंग पे आ जाते थे और फटाफट गैलॉप करके दुश्मन के बहुत क्लोज पहुंच जाए और अचानक रुक जाए और धड़ाधड़ दुश्मन के ऊपर तीर छोड़े, उसको थकाए, उसको घायल करे और इससे पहले कि दुश्मन कोई मेजर काउंटर अटैक करे, रिट्रीट करे और भाग जाए किसी दूसरी लोकेशन पे। एनिमी को कंफ्यूज कर दो। और एक बार में अगर आप एनिमी को डेथ ब्लो नहीं दे सकते हो तो धीरे धीरे उसको थका के, धीरे धीरे उसको घायल करके उसको इतना कमज़ोर करो कि फिर जब मेजर फाइनल अटैक उसके ऊपर करना हो तो फिर वो लड़ नहीं पाए। तो ये जो रणनीति थी, इस रणनीति में ये टैक्टिकल मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। जब तराइन की दूसरी लड़ाई में आपको बताऊंगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये टैक्टिकल मोबिलिटी का कैसे यूज़ किया था मोहम्मद गौरी ने। अब अपन पहले तराइन की लड़ाई की बात करते हैं कि पहली तराइन की लड़ाई में क्या हुआ था। देखिए, तराइन की लड़ाई उस ज़माने में जो आज के पंजाब हरियाणा के बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पे पंजाब के रीजन में हुई थी, जो पृथ्वीराज चौहान की टेरिटरी थी। और इस सब के पीछे कहानी ये थी कि गौरी ऑब्वियसली वांटेड टू एंटर इनटू इंडिया। वो इंडियन टेरिटरीज को ग्रेजुअली ऑक्यूपाई करना चाहता था और इसीलिए उसने भटिंडा के किले को जीत लिया था। जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान को ये बात पता चली कि भटिंडा के किले को जीत लिया गया है तो वो अपनी पूरी आर्मी के साथ में उस किले को पहले तो छुड़ाते हैं, टर्किश गैरिसन को वहाँ पे स्लॉटर करते हैं और टर्किश गैरिसन को स्लॉटर करके जब वो वापस जा रहे होते हैं तो अपने टर्किश गैरिसन के स्लॉटर होने की खबर पाके गौरी फटाफट आ जाता है और ये दोनों आर्मी तराइन के मैदान में आमने सामने हो जाती है। अब बैटलफील्ड जो थी तराइन के मैदान में कुछ इस तरह से सजी थी, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पे दो इमेजेस है, दिस इज इमेज नंबर 1 एंड दिस इज इमेज नंबर 2। तो पहले फोकस करो इमेज नंबर 1 पे। ये ग्रीन कलर से जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा मोहम्मद गौरी का की आर्मी का प्लेसमेंट था बैटलफील्ड में। और जो रेड वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में आपको दिखाई दे रहा है ये राजपूत आर्मी का, पृथ्वीराज चौहान की आर्मी का प्लेसमेंट था बैटलफील्ड में। अब बैटलफील्ड प्लेसमेंट अगर मैं आपको समझाऊं तो सबसे आगे मोहम्मद गौरी की बैटलफील्ड प्लेसमेंट में यहाँ पे सबसे आगे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये थे माउंटेड आर्चर्स। घोड़े के ऊपर बैठ के तीर चलाने वाले जो वॉरियर्स थे वो सबसे आगे खड़े हुए थे और पीछे उसके बाकी के सोल्जर्स खड़े हुए थे एक लीनियर पैटर्न में। और सबसे पीछे गौरी खड़ा हुआ था जो इनको ऑर्डर्स दे रहा था। राजपूत मिलिट्री सिस्टम में अगर देखा जाए तो ये जो डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जितने भी डॉट्स हैं ये है एलिफेंट्स। ये जो सारे हैं, जो एलिफेंट्स आर्मी थी वो ये इस तरह से खड़ी हुई थी सबसे आगे।
एक मजबूत दीवार की तरह। और उसके पीछे कैवेलरी और सबसे पीछे इन्फेंट्री खड़ी हुई थी। पीछे पृथ्वीराज चौहान कमांड कर रहे थे हाथी के ऊपर बैठ के। इनफैक्ट पृथ्वीराज चौहान तो सुप्रीम कमांडर थे, बट एक्चुअली इस लड़ाई को कमांड कर रहे थे, जो पहली लड़ाई हुई थी इसको कमांड कर रहे थे दो कमांडर्स थे। एक तो गोविंद राय तोमर थे जो पृथ्वीराज चौहान के कजिन थे, और एक सेनापति स्कंद थे जो यहाँ पे इस राइट फ्लैंक पे खड़े हुए थे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्कंद। सेनापति स्कंद और गोविंद राय तोमर इस पूरी बैटलफील्ड में इस आर्मी को लीड कर रहे थे। अगर साइज कंपैरिजन की बात की जाए तो बहुत अलग अलग वेरिएबल फिगर्स मिलते हैं, बट ये माना जाता है कि गौरी की आर्मी की साइज 70,000 80,000 के अराउंड रही होगी। पृथ्वीराज चौहान की आर्मी की साइज 1 लाख या 1,20,000 ज़्यादा से ज़्यादा इतनी रही होगी। हालांकि कितनी एग्जैक्ट स्ट्रेंथ थी दोनों तरफ, इसको लेके बहुत डिबेट्स है, तो मैं अब उस डिबेट पे नहीं जाऊंगा। अपन सीधे लड़ाई की बात करते हैं कि लड़ाई क्या होता है, कैसे होती। तो अब प्लेसमेंट तो आपने देख लिया दोनों का कैसा था। अब सेकंड इमेज में आप देखिए कि लड़ाई में एक्चुअली क्या हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि जो राजपूत है, देखो लड़ाई की शुरुआत कैसे हुई थी यहाँ पे। जब मोहम्मद गौरी के माउंटेड आर्चर्स ने आगे बढ़ के, मोहम्मद गौरी के माउंटेड आर्चर्स आगे बढ़े, और आगे बढ़ के उन्होंने, जैसे कि माउंटेड आर्चर्स करते थे, दूर से तीर छोड़ने शुरू किए पृथ्वीराज चौहान के हाथियों के ऊपर। अब जैसे ही इन्होंने ये इनिशिएट किया तुर्कों ने, तो इमीडिएटली उसका रिस्पॉन्स पृथ्वीराज चौहान की आर्मी ने ये किया था कि उन्होंने ऑर्डर दिए कि फुल फ्रंटल असॉल्ट करना है। इधर से सेनापति स्कंद, इधर से गोविंद राय तोमर, इधर से दूसरे कमांडर एक साथ आगे बढ़े। हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक सारे एक साथ आगे बढ़े और बहुत रफ्तार में आगे बढ़े। और जब ये आगे बढ़े बहुत रफ्तार में, तो माउंटेड आर्चर्स जो थे, जो अभी अभी तीर छोड़ के पीछे भागे ही थे, इन्होंने कोशिश करी रोकने की, पर जो मोमेंटम गेन हो गया था पृथ्वीराज चौहान की आर्मी को, वो मोमेंटम के सामने ये खड़े ही नहीं रह पाए। और देखते ही देखते राजपूत आर्मीज तुर्कों के फ्लैंक्स में घुस गई। राइट फ्लैंक, लेफ्ट फ्लैंक और सेंटर, तीनों में हम भिड़ के घुस गए। और जो हाथियों का अटैक हुआ था, तो सेंट्रल एशिया के वॉरियर्स को इतनी आदत नहीं थी हाथियों के साथ लड़ने की। उनके घोड़े भी हाथियों की स्मेल से बहुत डिस्टर्ब हो रहे थे और डर रहे थे। इवन कई वॉरियर्स भी हाथियों को देख के डर गए थे, और वो हाथी सिर्फ दिखा नहीं रहे थे अपने आप को, वो अटैक भी कर रहे थे। राजपूत घुड़सवार भी घुस गए। तो ये लड़ाई बिल्कुल वैसी हुई जैसे कि पृथ्वीराज चौहान की आर्मी चाहती होगी, गुत्थम गुत्था की लड़ाई, भीड़ के लड़ाई, जिसमें एक्सपर्ट्स होते थे इंडियंस और नंबर्स में भी ज़्यादा थे, तो वो एडवांटेज भी था। अब कोशिश करी तुर्कों ने होल्ड करने की, लेकिन उनके मोर्चे टूटने लग गए, धड़ाधड़ मोर्चे टूटने लग गए। एक कोशिश गौरी ने करी थी कि अगर पृथ्वीराज चौहान की आर्मी के कमांडर गोविंद राय तोमर को किसी तरह से भाले से मार दिया जाए तो शायद लड़ाई का कोई टाइड चेंज हो जाए। उसने कोशिश भी करी, भाला आके गोविंद राय तोमर के जबड़े पे लगा, खून भी निकला, घायल भी हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन गोविंद राय तोमर बड़ा मजबूत इंसान रहा होगा कि इतना बुरा घाव लगने की इमीडिएटली बाद उसने अपना भाला उठा के गौरी को फेंक के मारा, और गौरी के शोल्डर में आके लगा, और वो ऑलमोस्ट अपने घोड़े से गिर गया या लटक गया, इतनी बुरी उसकी हालत हो गई। और दूसरा भाला लेके उसका वही एंड हो सकता था गौरी का, पर उसी समय गौरी का एक स्लेव कमांडर आता है कुतुबुद्दीन, और वो गौरी के ही घोड़े पे बैठ जाता है और उसी घोड़े को भगा के ले जाता है। कुछ कहते हैं कि वो उसको उतार के उसने अपने घोड़े पे डाला, नहीं, बट मुझे लगता है कि वो बहुत मुश्किल रहा होगा एक बड़े आदमी को उसके घोड़े से उतार के उठा के अपने घोड़े पे लगाना। तो दूसरे कई स्कॉलर्स ये कहते हैं कि नहीं, उसने ऐसा नहीं किया, वो उसी घोड़े के ऊपर गिरा हुआ बेहोश था गौरी, और ये उसी के घोड़े के ऊपर चढ़ गया और उस घोड़े को उधर से ले गया बचा के। वो तो बच गया, लेकिन ये लड़ाई तुर्क पूरी तरह से हार गए थे, और बहुत जल्दी हार गए थे। कोई बहुत टक्कर वक्कर दे के लड़ाई नहीं, हालांकि कोशिश करी थी उन्होंने, बट तुर्कों के बहुत से सैनिक भाग खड़े हुए थे। कुछ ने अंत तक लड़ने की कोशिश करी थी, बट जब गौरी ही बुरी तरह जख्मी हो गया
और उसको बैटलफील्ड से ले जाना पड़ा, तो फिर ये लड़ाई तुर्कों के लिए ख़त्म हो चुकी थी और राजपूतों की बहुत बड़ी विक्ट्री थी। तो अब इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने तो ये सोचा होगा कि अब गौरी क्या ही हमला करेगा, लेकिन गौरी हैड सम अदर आइडियाज। अब गौरी हमेशा भारत के इतिहास में एक शत्रु की तरह ही देखा जाएगा, लेकिन जब आप मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ते हो या आप किसी टॉपिक को या किसी बैटल को मिलिटरीली पढ़ते हो, तो आप उसमें प्रोटैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट नहीं देखते हो, आप उसमें स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स देखते हो कि उस लड़ाई से हमको सीख क्या मिलती है, उस लड़ाई से हमको सबक क्या मिलता है। तो वैसे ही अपन ये देखेंगे कि इस हार से और इसके बाद होने वाली लड़ाई से सीख सबक क्या मिली, तो वो सीख और सबक गौरी देता है। और वो क्या है? सेकेंड बैटल ऑफ तराइन से ठीक पहले, सबसे पहले तो गौरी गिव अप नहीं करता है। गौरी इससे पहले भी हार चुका था रानी नाइकी देवी से, जिसके बारे में मैंने बताया था आपको राजपूत पीरियड के चैप्टर में, या जो इन्वेजन हुए थे राजपूत पीरियड में वो वाले चैप्टर में। तो वो नाइकी देवी से हार चुका था, वो तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान से हार चुका था, बट ही चोज नॉट टू गिव अप। वो ये सोचता है कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी बदलूंगा, अपनी टैक्टिक्स बदलूंगा। मतलब उसको ये नहीं लगा था कि मैं कमज़ोर हूँ या मेरे अंदर कैपेबिलिटीज़ नहीं है। उसने हमेशा ये सोचा कि मैंने सही तरीके से काम नहीं किया। तो वो फिर अगला 1 साल पूरी तरह से सिर्फ अपनी प्रिपरेशंस को देता है। मतलब उसको कहीं ना कहीं ये लगा होगा कि मैं जीत सकता हूँ इंडियंस से, बस मैं कुछ गलतियाँ कर रहा हूँ, अगर मैं उनको दुरुस्त कर लूँ तो मैं इनको हरा सकता हूँ। 2 लड़ाई हारने के बाद उसको भारतीयों के लड़ने के तरीके बहुत अच्छे से समझ में आ गए थे और उसको पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं इनको डिफीट कर दूंगा। तो उसने क्या किया, अगले 1 साल वो सारी प्रिपरेशंस करी जिनको करके उसे लगता था कि मैं जीत सकता हूँ। सबसे पहली चीज़, गौरी स्पेंट द ईयर रिबिल्डिंग हिज आर्मी, फोकसिंग स्पेसिफिकली ऑन मोबाइल वॉरफेयर। तो उसको एक बात समझ में आ गई थी कि जो इंडियंस है, ये इंडियंस भीड़ के अच्छा लड़ते हैं, इनको वो लड़ाई पसंद है जिसमें आमने सामने की गुत्थम गुत्था की लड़ाई होती है। और ये मोबाइल वॉरफेयर, मन्यूवरेबिलिटी वाला जो टैक्टिक्स वाला वॉरफेयर होता है, ये नहीं कर पाते हैं। और ये उनकी वीकनेस है, हमको उसी वीकनेस के हिसाब से अपने आप को अगले लड़ाई के लिए तैयार करना है। और भी उसने बहुत सारी चीज़ें करी थी जो यहाँ पे नहीं लिखी है, पर मैं बताता हूँ आपको। 1 साल गौरी ने ये तय किया था कि वो अब तब तक अपनी वाइफ्स के पास नहीं जाएगा या अपने बच्चों से नहीं मिलेगा जब तक कि वो पृथ्वीराज चौहान से जीत नहीं जाता। ये उसने प्रतिज्ञा करी थी। मध्यकालीन मुस्लिम हिस्टोरियंस ने लिखा है उसके बारे में। He pledged not to visit his wives or children or indulge himself in any kind of pleasure. और पूरा फोकस उसका सिर्फ एक ही चीज पे था, प्लानिंग, स्ट्रेटेजाइजिंग, मेकिंग टैक्टिक्स टू विन द बैटल। और एक और चीज उसने करी थी, पहली लड़ाई में जितने भी वॉरियर्स भाग गए थे, खासतौर पे हाथियों से डर के, तो जब ये भाग के वापस आए थे बच के, तो उसने पहले तो जितने भी भागे हुए वॉरियर्स थे उन सबको निकाल दिया था, उनको इंसल्ट करके कि तुम इस लायक नहीं हो कि हमारे साथ लड़ो, तुम कमज़ोर हो, तुम गद्दार हो, तुम बुज़दिल हो, भागो यहाँ से। लेकिन जब दूसरी बार लड़ाई के लिए जा रहा था तो उन सबको उसने एक मौका दिया कि पिछली लड़ाई में तो तुम डर गए थे और तुमने बुज़दिली दिखाई थी, मैं वापस जा रहा हूँ लड़ाई के लिए, क्या इस बार बहादुरी से लड़ोगे? मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ इस बुज़दिली के दाग को धो देने का। तो वो जो इंसल्टेड लोग थे उसको इसने दूसरा मौका दिया कि मैं एक और मौका दे रहा हूँ टू ब्रिंग बैक ग्लोरी फॉर यू। तो बहुत सारे ऐसे थे जो गिल्ट में थे कि यार हम भाग गए, यार डर गए, गलत हो गया, अब हम अपने आप से कैसे नज़रें मिलाएंगे। तो वो जो उनके अंदर भी वो घुट रहे थे गिल्ट में, उसको भी उसने मौका दे दिया कि एक मौका और देता हूँ आपको, आओ और बहादुरी से लड़के दिखाओ। तो बहुत से ऐसे वॉरियर्स थे जो जिन्होंने प्लेज किया कि अब इस बार कुछ भी हो जाए हम भागेंगे नहीं, भले ही मर जाए, कुछ भी हो जाए। तो वो जो इंसल्टेड लोग थे
उनको इसने और स्ट्रेंथन करके अपने साथ जोड़ दिया साइकोलॉजिकली। अपने इंटेलिजेंस का यूज़ किया और जो राजपूतों के लड़ने के तरीके होते थे उसमें ये कोशिश करी देखने की कि कहाँ पे हम इनके अगेंस्ट ब्रेक थ्रू हासिल कर सकते हैं। राजपूत साइकोलॉजी एंड द रूल्स ऑफ वॉर दे स्ट्रिक्टली फॉलोड, और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल ऑफ वॉर था जिसके ऊपर इन्होंने सबसे ज़्यादा कैपिटलाइज किया था तुर्कों ने, और वो था सुबह नहीं लड़ना, या अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि सॉरी सनराइज के बाद लड़ना। तुर्कों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं था, हालांकि जनरली लड़ाई दिन में होती थी, बट राजपूतों का स्ट्रिक्ट नियम था कि सूर्योदय के साथ लड़ाई होगी और सूर्यास्त तक लड़ाई चलेगी। जनरली रात को नहीं लड़ते थे। तो तुर्कों ने ये सेंस कर लिया था कि रात को नहीं लड़ते और एक्सपेक्ट करते हैं कि इनका एनिमी भी नहीं लड़े, और वहीं पे हम इनको हिट करेंगे। पहला पहला हिट हम उनको तभी कर देंगे जब ये अर्ली इन द मॉर्निंग सो रहे होंगे। तो इनकी जो ताकत है और लड़ने की कैपेसिटी, उसको शुरू में ही हम उसको ओवरकम कर लेंगे, शुरू में ही हम एक एडवांटेज क्रिएट कर लेंगे। तो इसीलिए गौरी ने इनके कैंप के ऊपर सुबह अटैक किया था। सुबह मतलब सनराइज से पहले सोते हुए शिविरों में सोते हुए सैनिकों के ऊपर अटैक किया था। ऑब्जेक्टिव ये था कि जितने भी सो रहे हैं इनके ऊपर अटैक करो, इनमें से कईयों को मार दो, इनके हाथियों को मार दो, इनके घोड़ों को घायल कर दो, इनके तंबुओं में आग लगा दो, तो इनमें अफरा तफरी मच जाए। बाद में ये इकट्ठे होंगे लड़ाई के लिए, लेकिन अफरा तफरी में जब आप इकट्ठे होते हो तो कभी भी बहुत कोऑर्डिनेटेड तरीके से इकट्ठे नहीं हो पाते हो। तो पहला एडवांटेज तो तुर्क वही लेना चाहते थे, और इसके लिए इन्होंने अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क का यूज़ करके भारत में लड़ाई करने वाले योद्धाओं के लड़ने के तरीकों के ऊपर बहुत अच्छा स्टडी किया था। एनिमी को बहुत अच्छे से समझा था इन्होंने। तीसरा है कि ये राजपूतों की खुद की वीकनेस थी कि जब इन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया तो उनको लगा कि अब गौरी वापस नहीं आएगा, 2 बार हार चुका है, तराइन की पहली लड़ाई में तो उसकी जान बच गई है, तो अब क्या ही आएगा। और पृथ्वीराज चौहान को फिर ये भी लगता होगा कि अगर आ भी जाएगा तो फिर देख लेंगे उसको, अगर एक बार हमने हराया था तो दूसरी बार फिर हरा सकते। उन्होंने ये नहीं सोचा कि दुश्मन दूसरी बार आएगा तो वापस उसी तरीके से नहीं लड़ेगा जैसे कि पहली बार लड़के वो हार गया था। उन्होंने सोचा भाई कैसा भी लड़े हम तो हरा देंगे, वी आर वेरी ब्रेव, वी आर वेरी पावरफुल। तो ये जो इंडियंस के साथ में एक क्या बोल सकते ओवर कॉन्फिडेंस का जो एलिमेंट था, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत घातक साबित हुआ था यहाँ पे। और उसी ओवर कॉन्फिडेंस के चलते ये राजा एक दूसरे के साथ अलायंसेस नहीं बनाते थे, ये सोच के कि मैं तो अकेला ही सब कुछ कर लूँगा, मैं तो अकेला ही बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं अकेला ही इसको हरा सकता हूँ उसको हरा सकता हूँ। दे नेवर हैड दिस थॉट इन देयर माइंड कि एनिमी क्या स्ट्रेंथ लेके आएगा, क्या टैक्टिक्स लेके आएगा, क्या स्ट्रैटेजी बना के आएगा, ये नहीं सोचते थे। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता था और इतना कि ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता था, और इसलिए किसी तरह की यूनिटी नहीं थी हमारे अंदर। अब अपन बात करते तराइन की दूसरी लड़ाई की। देखिए तराइन की दूसरी लड़ाई में गौरी ने जो टैक्टिक्स यूज करी थी उसको बोलते हैं शॉक टैक्टिक्स। उसको क्या कहते हैं? शॉक टैक्टिक्स। शॉक टैक्टिक्स का मतलब होता है बेसिकली दुश्मन को छल से हराना, दुश्मन को डिसीट से हराना, सीधी लड़ाई में नहीं हराना। तो उसने शॉक टैक्टिक्स यूज करी थी क्योंकि उसको पता था सीधी लड़ाई में एडवांटेज उनको है, राजपूतों का एडवांटेज है सीधी लड़ाई में। तो शॉक टैक्टिक्स का यूज करके पहले तो आर्मी लेके आ गया, बठिंडा के किले के ऊपर अटैक किया। वही पुराना तरीका, पूरा एग्जैक्टली सेम पैटर्न फॉलो किया। बठिंडा के किले पे अटैक किया, वहाँ पे राजपूत गैरिसन को स्लॉटर किया, बठिंडा के किले को कब्जा कर लिया और वहीं रुका रहा। पृथ्वीराज चौहान को जब ये बात पता चली कि बठिंडा के किले के ऊपर फिर अटैक हुआ है तो फिर ही अपनी आर्मी लेके आए, और इस बार फिर दोनों आर्मी तराइन के मैदान में आमने सामने हुई। अब यहाँ पे गौरी ने सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान को एक लेटर लिखा। लेटर में लिख के उसको कहा कि अगर तुम इस्लाम को कबूल कर लो और मेरी ओवरलॉर्डशिप को एक्सेप्ट कर लो तो मैं तुम्हारी जान भी बख्श दूंगा और वापस पीछे चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें हर साल मुझे ट्रिब्यूट पे करना पड़ेगा। अब वो ये जानता था
कि पृथ्वीराज चौहान जैसा रूलर जो पिछली लड़ाई में मुझे हरा चुका है वो क्यों एक्सेप्ट करेगा ये सब कुछ। तो पृथ्वीराज चौहान उसको लेटर लिख के रिस्पॉन्स करता है कि अगर तुम अभी भटिंडा के किले को छोड़ के वापस पीछे जाने के लिए तैयार हो तो मैं वादा करता हूँ कि इस बार तुम्हारी जान बख्श दूंगा मैं, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया और लड़ाई हुई तो पिछली बार तो तुम बच गए थे, इस बार नहीं बचोगे, ये मैं तुमको गारंटी करता हूँ। तो गौरी ने क्या किया, गौरी ने सरप्राइजिंगली उसको एक लेटर लिख के कहा कि ओके फाइन, आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल बट लेट मी टेक परमिशन फ्रॉम माई एल्डर ब्रदर। मुझे आपका प्रपोजल एक्सेप्टेबल है, मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से लड़ने नहीं आया हूँ, मुझे मेरे बड़े भाई ने ज़बरदस्ती भेजा लड़ने के लिए, तो आपने जो मेरे को वापस जाने के लिए कहा है मेरे को वो एक्सेप्टेबल है, बस मेरे को एक बार मेरे बड़े भाई से परमिशन ले लेने दो। जब ये लेटर पृथ्वीराज को मिला तो पृथ्वीराज को समझ में आ गया कि हाँ ये बेचारा तो कैसे आ सकता, मतलब कहीं ना कहीं पृथ्वीराज और उनके सैनिकों को भी लग रहा होगा कि पिछले ही साल इतनी बुरी तरह से हारने के बाद ये वापस कैसे आ गए। पर जब ये लेटर उनको मिला तब उनको ये रियलाइज़ हो गया, वो कन्विंस्ड हो गए कि अच्छा इसको ज़बरदस्ती भेजा हुआ है। तो उन्होंने बोला चल ठीक है कोई बात नहीं, अपने बड़े भाई से परमिशन ले ले और चले जाना वापस, हम जाने देंगे। और राजपूत फॉर्मेशन रिलैक्स हो गया कि अरे ये तो बेचारा लड़ने नहीं आया, इसको ज़बरदस्ती भेजा लड़ने के लिए और ये तो वापस ही चला जाएगा, इसका भी लड़ने का इरादा नहीं दिख रहा है। गौरी यही चाहता था कि राजपूत सेना इस थॉट में आ जाए कि तुर्क लड़ने नहीं आए हैं, मजबूरी में लड़ने आए हैं, और राजपूत रिलैक्स हो जाए, ऑफ गार्ड हो जाए। और जैसे ही उसको रियलाइज़ हुआ कि राजपूत ऑफ गार्ड हो चुके हैं और इस लड़ाई को इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं, या उनके दिमाग में ये बात आ गई है कि तुर्क तो वापस चले जाएंगे, तभी एक रात, या रात नहीं कहूँगा मैं, सनराइज से पहले वाले आवर्स में 4 बजे के आसपास, समवेयर अराउंड दैट टाइम, तुर्कों ने एक ज़ोरदार हमला कर दिया राजपूत शिविरों के ऊपर। शिविरों में आग लगा दी, हाथियों को जितना मार सकते थे मार दिया, घोड़ों को नुकसान पहुंचा दिया, जो गार्ड्स थे उनको मार दिया, और सोए हुए राजपूतों के शिविरों पे हमला करके उनको जितना नुकसान पहुंचा सकते थे उतना पहुंचा दिया और वापस आ गए रिट्रीट करके। अब लड़ाई शुरू हो चुकी थी, अफरा तफरी मच गई, बहुत नुकसान उठाया राजपूतों ने लड़ाई के पहले फेज में ही, जब उनके सोए हुए वॉरियर्स के ऊपर अटैक हो गया और वो इकट्ठे हो गए कि अब हम जवाब देंगे इस हमले का। और इकट्ठे होके जब वो लड़ने के लिए आए तो एक नियम होता था राजपूतों में कि लड़ाई जब शुरू होती थी तो लड़ाई शुरू होने से पहले राजपूत कुछ खाना खा लेते थे या पानी पी लेते थे, फिर लड़ाई खत्म होने के बाद ही खाते थे या पानी पीते थे, बीच में कुछ भी नहीं करते थे। गौरी को ये बात पता थी और उसने वो ये जानता था कि अगर अर्ली इन द मॉर्निंग मैंने इनको लड़ाई में खींच लिया, जब न इन्होंने नाश्ता किया होगा, न कुछ ठीक से पानी वानी पिया होगा, या पिया भी होगा पानी तो कितनी देर उसका यूज़ असर रहेगा जब आप दिन भर लड़ते हो, और वो भी गर्मी के दिनों की बात थी और वो भी पंजाब के मैदानी इलाके। तो आइडिया उसका यही था कि इनको पहले तो शॉक कर दो, सुबह हमला करके नुकसान कर दो, और फिर इनको लड़ाई में खींच लो बिना खाए पिए। और जैसे ही राजपूत सेनाएं सुबह तक इकट्ठी हुई, कोऑर्डिनेटेड हुई जितनी हो सकती थी, और लड़ाई के लिए आगे बढ़ी, तो अब आप देखो यहाँ पे कि लड़ाई कैसे शुरू हुई। देखो गौरी ने इस बार अपनी आर्मी को पिछली बार के मुकाबले अलग तरीके से डिज़ाइन किया। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो गौरी की आर्मी लीनियर है एकदम, एक पंक्ति में खड़ी हुई है, आगे कुछ माउंटेड आर्चर्स हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो एक, एक, दो, तीन, चार और ये 5, गौरी ने अपनी आर्मी को 5 पार्ट में डिवाइड किया था। ये आगे जितने भी थे, ये ये और ये सारे के सारे कौन थे, ये माउंटेड आर्चर्स थे। गौरी ने इस बैटल में माउंटेड आर्चर्स का बहुत अच्छा प्रयोग किया था।
पीछे जो ये थे, ये थी हैवी कैवलरी जो रिजर्व में रखी हुई थी। इसका यूज उसने लड़ाई के बिल्कुल एंड में किया था। हैवी कैवलरी, बड़े बड़े लांसेस, बड़े बड़े कवच पहन के गुत्थम गुत्था की लड़ाई लड़ने वाले जो वॉरियर्स थे उनको पीछे रखा हुआ था, और मोबाइल वॉरफेयर करने वाले हिट एंड रन टैक्टिक्स वालों को आगे रखा, और उनको टास्क दिया कि आप आगे बढ़ोगे और आप आगे बढ़ के राजपूतों के अलग अलग फ्लैंक्स पे दूर से अटैक करोगे और अटैक करके भागते रहोगे, और यही दिन भर आपको करना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो फोटोग्राफ 1 और 2 में कि ये दो फ्लैंक्स गौरी के आगे बढ़े और राजपूतों के इस फ्लैंक को इन्होंने एंगेज किया, लेकिन दूर से एंगेज किया, गुत्थम गुत्था की लड़ाई तक नहीं पहुंचा। क्लोज पहुंचते 100 मीटर 200 मीटर दूर तीरों की बौछार करते और भाग जाते। थोड़ी देर बाद ये वाला फ्लैंक आगे बढ़ता गौरी का, 100-200 मीटर की दूरी बना के राजपूतों के ऊपर तीरों की बौछार करता और भाग जाता। फिर ये आगे आते और भाग जाते, फिर ये आगे आते और भाग जाते। हुआ ये कि दिन भर की इस लड़ाई में जो राजपूत थे वो बार बार अपने फॉर्मेशन से बाहर निकलते दुश्मन से लड़ने के लिए, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते दुश्मन भाग जाता। जब वो अब वापस अपने फॉर्मेशन में आते तो दुश्मन वापस उनके क्लोज आता और फिर उनके ऊपर तीर छोड़ता, उनको घायल करता, नुकसान पहुंचाता, और जब ये उसको मारने के लिए आगे बढ़ते तो दुश्मन भाग जाता। तो इस तरह दिन भर इन्होंने दोनों और तीनों फ्लैंक्स के ऊपर ऑलमोस्ट, राजपूतों का अगर आप देखो फॉर्मेशन तो बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले था, लीनियर। यहाँ पे इस तरह से दिन भर लड़ाई चलती रही। राजपूत अपनी रैंक से बाहर निकलते, फिर वापस आते, बाहर निकलते वापस आते। सुबह 3-4 बजे के बाद से वो एक्टिव हो चुके थे लड़ाई में, खाया पिया कुछ नहीं था, गर्मी के दिन चल रहे थे। अब वो थकने लगे, घायल होने लगे, उनमें से कुछ मारे भी जा चुके थे। यही वो टाइम था दोपहर का जब बहुत तेज़ गर्मी थी, और लड़ते लड़ते भारतीय सैनिक, राजपूत सैनिक जो थे निढाल हो चुके थे। वो ये सोच रहे थे कि डिसाइसिव लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहा है दुश्मन, हिट एंड रन कर रहा है, और उन्हें लग रहा था कि इस तरह दुश्मन भी नहीं जीत पाएगा। लेकिन दुश्मन का प्लान उस हमलों के द्वारा जीतना नहीं था। दुश्मन का प्लान उन शुरुआती हमलों के द्वारा सिर्फ इनको थकाना और घायल करना था। जब दोपहर का वक्त होता है, राजपूत सेनाओं के मोर्चे कमजोर हो चुके थे, थक चुके थे और कंफ्यूज्ड थे। इस समय गौरी ने अपने पीछे जो रिजर्व खड़े हुए थे इनको आगे बुलाया और इनको ऑर्डर दिया, माउंटेड आर्चर्स को ऑर्डर दिया कि अब आप जाओगे पीछे और पीछे से जाके इनको ब्लॉक कर दोगे। और ये सारे के सारे पीछे से जाते हैं या दाएं बाएं से जाते हैं और अलग अलग डायरेक्शन से जाके राजपूत सेना को घेर लेते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन उनको ब्लॉक कर देते हैं। और यहां से ये आते हैं और हैमर करना शुरू करते हैं। खास तौर पे राजपूत सेंटर के ऊपर ये टूट के पड़ते हैं। जो फ्लैंक्स थे राजपूतों के, वो फ्लैंक्स गौरी की ये सैनिक टुकड़ियां ब्लॉक कर चुकी थी और सेंटर एक्सपोज हो चुका था। और गौरी का सेंटर जो हैवी कैवलरी अब इनके ऊपर सीधा अटैक करता है, अब ये उस पोजीशन में नहीं थे कि पूरी ताकत से लड़ सके। और यहीं पे यही वो पॉइंट था जब ये सीधा अटैक करते हैं यहाँ पे, तो ये लड़ाई डिसाइसिवली यहाँ पे एंड हो गई थी। राजपूत कमांडर जो थे गोविंद राय तोमर, वो वीर गति को प्राप्त हुए, और भी कई कमांडर्स वीर गति को प्राप्त हुए। बहुत सारे कमांडर्स वीर गति को प्राप्त हो जाने की वजह से उनके जो सैनिक थे वो रिट्रीट कर गए बैटलफील्ड से। पृथ्वीराज चौहान लड़ते लड़ते पकड़े गए, या वो भी रिट्रीट करने की कोशिश कर रहे थे, और सरस्वती नदी के किनारे कहीं नदी पार करते हुए तुर्कों ने उनको पकड़ लिया। उनको पकड़ने के बाद उनको स्लॉटर कर दिया गया इमीडिएटली या कुछ समय बाद। वो एक अलग विषय है, उसके ऊपर मैं नहीं जाऊँगा, वो अपने आप में एक पूरा एक चैप्टर बन सकता है कि लड़ाई के बाद में पृथ्वीराज चौहान का एग्जैक्टली क्या हुआ। कुछ कहते हैं कि उनको वसल बना दिया था और बाद में जब पृथ्वीराज चौहान ने रिबेलियन की कोशिश करी तब उनको मारा। कुछ कहते हैं पकड़ के ले गए, आंखें फोड़ दी, और उसके बाद फिर उनको मौका मिला तो उन्होंने शब्द भेदी बाण चला के मोहम्मद गौरी को मारा। कुछ कहते हैं कि इसी बैटलफील्ड में
जो वो पकड़े गए थे उसी समय उनको स्लॉटर कर दिया गया था। तो दैट इज़ वो एक डिबेटेबल मुद्दा है, उसके ऊपर अपन नहीं जाएंगे अभी। बट दिस इज़ हाउ, क्योंकि अपन मिलिट्री स्टडी कर रहे हैं तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा नहीं फोकस करेंगे अपन, और वो भी जो आपके कुछ काम के नहीं। बट ये मिलिटरीली इस तरह से वॉर ही जीता था। इस पूरे इसका इसने जो पूरी टैक्टिक्स यूज़ करी थी इस पूरे बैटल में, इसको शॉक टैक्टिक्स बोलते हैं। और इस तरह जब पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और 2 साल बाद उसी राजपूत मिलिट्री सिस्टम को फिर टर्किश मिलिट्री सिस्टम ने चांदावर की लड़ाई में डिफीट किया, तो जो बचे हुए वॉरियर्स थे भारत के अंदर वो काफ़ी डिमोरलाइज हो गए कि यार हमारा मिलिट्री सिस्टम इफेक्टिव नहीं साबित हो पा रहा है, तुर्कों का मिलिट्री सिस्टम हमसे बेटर हो गया है। और अगले 7-8 सालों में पंजाब से लेके बंगाल तक के इलाके तुर्कों ने जीत लिए, जो इतिहास में अपन ने पढ़ा ही था। So this was the Turkish military system with special reference to the 2 battles of Tarain। और क्या डेथ ब्लो ये दिया था, ये तो सब बात करी थी मैंने आपको। सबसे एंड में मैं एक ही चीज़ से एंड करूँगा इसको। ये एक इमेज डिपिक्शन है दोनों आर्मीज़ का आमने सामने खड़े हुए। यहाँ पे आप इंडियन आर्मीज़ देख सकते हो, यहाँ पे आप तुर्कों की आर्मी देख सकते हो। मेन डिफरेंस जो पूरे चैप्टर से एक वर्ड में उसको समराइज करने के लिए है कि द टर्किश आर्मी वॉज अ मशीन। ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में लड़ाई करते थे, वाइल द राजपूत आर्मी वॉज अ कलेक्शन ऑफ हीरोज। ये वैलर के लिए लड़ाई करते थे, बहादुरी, वीर गति, युद्ध कौशल, ये इंडियंस के लिए बहुत मैटर करता था। और तुर्कों के लिए क्या मैटर करता था? जीत। और पूरी आर्मी उस जीत को हासिल करने के लिए बिल्कुल वैसे काम करती थी जैसे एक मशीन के अंदर कलपुर्जे काम करते हैं। हर कलपुर्जा अपनी जगह घूमता है ताकि दूसरे कलपुर्जे को आगे बढ़ा सके और अल्टीमेटली मशीन फंक्शन कर सके। तो तुर्कों का जो मिलिट्री सिस्टम था उस समय सक्सेसफुल हुआ था क्योंकि एक कोऑर्डिनेटेड मशीन की तरह काम करता था। और हमारा मिलिट्री सिस्टम इंडिविजुअल हीरोज की तरह था, ब्रेवरी, करेज, सेक्रीफाइस, स्किल्स इस पे बेस्ड था, पर वो कोऑर्डिनेशन की कमी थी। और यही वजह थी कि उस समय राजपूतों की हार हुई थी और तुर्कों की जीत हुई थी। इसी के साथ इस चैप्टर को मैं पूरा करता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।